हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं फिर से एक वीक का करंट अफेयर्स आपके सामने लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कोविशील्ड कोवैक्सीन मिक्स। अभी तक क्या हो रहा था कि गवर्नमेंट कोविशील्ड या कोवैक्सीन की 2 डोजेस आपको लगवा रही थी, लेकिन अब क्या होगा कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मिक्स करके भी आपको प्रोटेक्शन दिया जा सकता है। मतलब वैक्सीन जो होगी आपकी मिक्स हो सकती है कोविशील्ड और कोवैक्सीन की। ठीक है, तो ऐसा आईसीएमआर ने किया है, ऐसा आईसीएमआर ने निकाला है, लेकिन अभी ये प्रूव नहीं हुआ है क्योंकि आईसीएमआर एक ऑर्गेनाइजेशन, उसने कुछ रिसर्च किया, उसने निकाला है, लेकिन उसको वेरीफाई जो है अभी और भी ऑर्गेनाइजेशंस करेंगी। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एडिनो वायरस वेक्टर प्लेटफॉर्म वैक्सीन कोविशील्ड। ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। एडिनो वायरस वेक्टर प्लेटफॉर्म वैक्सीन, ठीक है, ये कोविशील्ड है। और इनएक्टिवेटेड होल वायरस वैक्सीन इज कोवैक्सीन। तो आपको ये याद रखना है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन में क्या फर्क है। कोविशील्ड इज एडिनो वायरस वेक्टर प्लेटफॉर्म बेस्ड वैक्सीन, जबकि कोवैक्सीन जो है आपका इनएक्टिवेटेड होल वायरस वैक्सीन है। अभी हम देखेंगे एडिनो वायरस और इनएक्टिवेटेड होल वायरस वैक्सीन में क्या फर्क होता है। ठीक है, देखिए, कोविशील्ड इज अ बेस वीकेंड वर्जन ऑफ अ कॉमन कोल्ड वायरस और द एडिनो वायरस दैट इज फाउंड इन चिंपैंजीज। ठीक है, तो ये जो सार्स कोव 2 का वायरस है, इसका वीकेंड वर्जन नहीं है। किसका वीकेंड वर्जन है? कॉमन कोल्ड वायरस का, जो कि चिंपैंजीज में फाइंड किया जाता है। ठीक है, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये वाला हम जो कॉमन कोल्ड वायरस इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। क्योंकि ये जो कॉमन कोल्ड वायरस इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, इट कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द SARS-CoV-2 स्पाइक प्रोटीन। ठीक है, SARS-CoV-2 की वजह से आपको कोरोना होता है, ये तो आप सभी को पता होगा। स्पाइक प्रोटीन क्या होता है? स्पाइक प्रोटीन वो प्रोटीन होता है जिसके थ्रू कोई भी वायरस हमारे बॉडी में अटैच होता है। ठीक है, आप ऐसा समझ सकते हैं, एक हुक होता है, हुक जाकर के हमारी बॉडी में अटैच हो जाता है। ठीक है, तो ये जो SARS-CoV-2 का प्रोटीन है, ये इस कॉमन कोल्ड वायरस में भी पाया जाता है। ठीक है, और अगर हमारी बॉडी में जब भी कोविशील्ड इंजेक्ट होती है, तो क्या होता है, हमारी बॉडी इम्यूनो रिस्पॉन्स के थ्रू उस वायरस को, मतलब उस वायरस के प्रोटीन को पहचान लेती है, और जैसे ही हमारी बॉडी उस वायरस के प्रोटीन को पहचानती है, वो वहां एंटीबॉडीज डेवलप करना शुरू कर देती है। ठीक है, कोवैक्सीन क्या होता है? देखिए, इट इज अ इनएक्टिवेटेड वैक्सीन विच इज डेवलप्ड बाय इनएक्टिवेटिंग द लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मतलब जो हमारा सार्स कोव 2 का वायरस है, ठीक है, उसको हमने इनएक्टिवेट किया या हमने उस वायरस को किल किया, और उस वायरस को किल करने के बाद हमारी बॉडी में इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट किया गया। तो जब भी कोई सार्स कोव 2 का एक्चुअल में वायरस हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा? इम्यूनो रिस्पॉन्स होगा। मतलब वो हमारी बॉडी तुरंत पहचान जाएगी कि ये तो पहली चीज हमने देखी हुई है। ठीक है, ये सार्स कोव 2 का प्रोटीन है, तो वो इम्यूनो रिस्पॉन्स डेवलप करेगी, मतलब एंटीबॉडीज डेवलप करेगी। ठीक है दोस्तों, तो अभी आईसीएमआर ये कह रहा है कि अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज किया जाए, डोज 1 कोविशील्ड, डोज 2 कोवैक्सीन, तो बेटर हो सकता है। लेकिन अभी ये रिसर्च सिर्फ रिसर्च में है, अभी फिलहाल इसको वैलिडेट नहीं किया गया है। आगे चलते हैं। मेजर ट्राइब्स ऑफ कोरापुट डिस्ट्रिक्ट। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या ट्राइब्स हैं, ये आपकी यूपीएससी में प्रीलिम्स में काफी पूछा जाता है। देखिए, कडाबास, सबसे पहला है कडाबास, बिलोंग टू द मुंडा ग्रुप ऑफ ट्राइब्स। तो आपको ये याद होने चाहिए वर्ड्स, गडाबास एंड मुंडा ट्राइब्स। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है मैच द फॉलोइंग। गडाबास, राइट साइड में आपके स्टेट दिया जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट दिया जा सकता है, तो आपको उसको मैच कराना पड़ेगा। तो गडाबास बिलोंग्स टू द मुंडा ग्रुप ऑफ ट्राइब्स एंड बिलोंग्स टू कोरापुट डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये क्या बोलते हैं? गुटाब एंड डेसिया डायलेक्ट ऑफ द ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली। ठीक है, they extensively practice shifting cultivation। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है? आप एक जगह पे गए, आपने क्रॉप डेवलप किए, ठीक है, वहां आपके क्रॉपिंग हो गई, आपने वहां फसल काटी, आप दूसरी जगह मूव कर गए। ठीक है, ये इसको स्लैश एंड बर्न भी बोलते हैं। हमने क्रॉप उगाए, ठीक है, उसमें हमने कल्टीवेट किया, बर्न किया, और हम आगे मूव हो गए, उसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो दे प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन। फेमस फॉर द टिपिकल धेमसा डांस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप देख सकते हैं कि कोरापुट डिस्ट्रिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर गडाबास जो ट्राइब है, इट इज पर्टिकुलरली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली को बिलोंग करती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करती है, और धेमसा डांस इसका बहुत फेमस है।
ये सारे फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में और भी ट्राइब्स होती हैं, जैसे ओमांत्या, पारोजा एंड सौरा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ सकता है। आगे चलते हैं दोस्तों। ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। तो अभी आपको पता होगा कि आयुष पे हमारा काफी ज्यादा फोकस है। आयुष क्या है? ये सब ट्रेडिशनल मेडिसिन है। एक तो होता है मॉडर्न मेडिसिन। मॉडर्न मेडिसिन में एलोपैथिक मेडिसिन होती हैं। हमें कुछ परेशानी हुई, हमने गोली खा ली, दैट इज योर मॉडर्न मेडिसिन। लेकिन आयुष में क्या होता है? जैसे हम नीम की पत्तियों से इलाज करते हैं या होम्योपैथिक, तो ये हो जाता है आयुष के अंदर। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा it aims at bringing a synergy between traditional and modern tools and technology। तो जो ट्रेडिशनल विजडम है हमारा, जो हमको ट्रेडिशनली नॉलेज पता है, हमें प्लांट्स के बारे में पता है, हमें नीम के बारे में पता है, ठीक है, हमें हल्दी के बारे में पता है, लेकिन क्योंकि मॉडर्न टूल्स और टेक्नोलॉजी अभी नहीं आई इस फील्ड में, तो लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है। अभी हम बोलते हैं दादी के नुस्खे, ठीक है, लेकिन फिलहाल ये अभी मॉडर्न टूल एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत ज्यादा डिसिमिनेट नहीं हुआ है। तो इसी चीज को इंप्रूव करने की कोशिश की गई है। Established in 2015, AIIA was established in 2015। It is a public Ayurveda medicine and research institution। अब ध्यान दीजिएगा, मेडिसिन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, मैच द फॉलोइंग पूछा जा सकता है। इट इज लोकेटेड इन विच सिटी? इट इज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो आयुष एक अलग मिनिस्ट्री है, आपको ध्यान रखना है। इंस्टीट्यूट वुड ऑफर पोस्ट ग्रेजुएट एंड डॉक्टरल प्रोग्राम्स। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के साथ साथ डॉक्टरल प्रोग्राम्स ये ऑफर करेगा इन वेरियस डिसिप्लिन्स ऑफ आयुर्वेदा। अब ध्यान रखिएगा कि ये आयुर्वेदा के बारे में, इनफैक्ट पूरा कंप्लीट आयुष के बारे में नहीं है, लेकिन आयुर्वेदा के बारे में। इट विल फोकस ऑन फंडामेंटल रिसर्च ऑफ आयुर्वेदा, ड्रग डेवलपमेंट, स्टैंडर्डाइजेशन। तो आप देख सकते हैं कि आयुर्वेदा से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, चाहे वो कोर्स हो, चाहे ड्रग डेवलपमेंट हो, चाहे सेफ्टी इवैल्यूएशन हो, चाहे साइंटिफिक वैलिडेशन है, ये इंस्टीट्यूट सब कुछ करेगा। मतलब रिसर्च के साथ साथ ये स्टैंडर्डाइजेशन, क्वालिटी कंट्रोल, ये सारी चीजें भी करने वाला है, ठीक है। इट विल ऑल्सो हेल्प इन बूस्टिंग मेडिकल टूरिज्म। अब क्या होता है मेडिकल टूरिज्म? देखिए, फॉरेन कंट्री जैसे यूएस में, कनाडा में ना, आप अगर आपको कोई डिजीज हो रही है, जैसे कोई किडनी की प्रॉब्लम है या हार्ट डिजीज है, तो अगर आप वहां पर इलाज कराएंगे तो दैट इज वेरी वेरी कॉस्टली। तो व्हाट दे डू, दी लेस एफ्लुएंट पीपल कम टू इंडिया, वो इंडिया आते हैं और यहाँ पर अपना इलाज कराते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसको बोलते हैं मेडिकल टूरिज्म। बाहर अगर महंगा है, वो यहाँ आते हैं और अपना इलाज कराते हैं। तो ये एलोपैथिक मेडिसिन में काफी ज्यादा फेमस है, लेकिन अभी भी आयुर्वेदा में, इंडिया में मेडिकल टूरिज्म का कॉन्सेप्ट नेसेंट स्टेज पे है। आगे चलते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2021। ये क्या है? आप पहले देखिए कि जब भी हम ये शेड्यूल्ड ट्राइब डिक्लेयर करते हैं, वो कौन पावर, किसके पास पावर होती है शेड्यूल्ड ट्राइब डिक्लेयर करने की? वो होती है प्रेसिडेंट के पास। मतलब प्रेसिडेंट इज द अथॉरिटी हु कैन डिक्लेयर अ ट्राइब एज शेड्यूल्ड ट्राइब अंडर आर्टिकल 342। लेकिन अगर एक बार डिक्लेयर हो गई कोई ट्राइब, तो उसको मॉडिफाई करने का पावर पार्लियामेंट के पास होता है। So this is very important question from the prelims point of view. Please note this fact. The president has the power to declare a tribe as scheduled tribe, but it doesn't have the power to modify. Parliament has the power to modify this list. अब ये क्या केस है कि अरुणाचल प्रदेश में कुछ जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके नाम चेंज किए गए और कुछ शेड्यूल्ड ट्राइब्स को ड्रॉप किया गया है। ड्रॉप किया गया मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब वो नहीं रह जाएंगे। जैसे ओरिजिनल लिस्ट में एबोर, आपने सुना होगा, एबोर ट्राइब जो थी वो शेड्यूल्ड ट्राइब थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी, लेकिन इट हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद खमती, खमती एक ट्राइब है, उसका नाम ताई खमती कर दिया, ताई खमती, ठीक है। ऑल दीज फैक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। मिश्मी, इडू एंड तोराव, तो इसका मिश्मी कमान, इडू मिश्मी एंड तोराव ये नाम कर दिया गया, ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं जो तीनों हैं, मिश्मी, इडू और तोराव, तीनों ही मिश्मी टाइप के हैं। एक में मिजू है, एक में इडू है और एक में डिगारू मिश्मी। तो ये तीनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। मोम्बा का नाम चेंज करके मोनपा, मेम्बा, सारतंग और सजोलांग कर दिया, ठीक है। तो अब एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है विच ऑफ दीज ट्राइब्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन अरुणाचल प्रदेश। तो आपका मोनपा, सरतंग, सजोलांग, इस तरह से ऑप्शंस दिए जा सकते हैं, ठीक है। एनी नागा ट्राइब्स को हम नोक्टे, तांगसा, टुटसा एंड वांचो बोलते हैं, ठीक है।
तो दीज फैक्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। आगे चलते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज। इंडियन इंस्टीट्यूट हमने अभी आयुर्वेदा देखा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज। तो गवर्नमेंट has decided to set up Indian Institute of Heritage at नोएडा गौतम बुद्ध नगर। प्लीज रिमेंबर दिस फैक्ट, आयुर्वेदा का जो इंस्टीट्यूट है वो दिल्ली में है, जबकि नोएडा गौतम बुद्ध नगर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज बनाया जाएगा। ठीक है, इट विल बी अ वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी दैट विल फोकस ऑन कंजर्वेशन रिसर्च इन इंडियाज रिच टैंजिबल हेरिटेज। मतलब ये क्या करेगा, जैसे वो आयुर्वेदा में रिसर्च कर रहा था वैसे ही ये जो है आपके टैंजिबल हेरिटेज जो इंडिया का है उस पर रिसर्च करेगा। टैंजिबल हेरिटेज जैसे क्या हो गया, जैसे आपकी नेचुरल साइट्स हो गई, कल्चरल साइट्स हो गई, ताजमहल हो गया, इस टाइप की जो साइट्स हैं। इनफैक्ट जो साइट्स अभी तक बहुत ज्यादा वर्ल्ड स्टेज पे रिकॉग्नाइज नहीं है, इनफैक्ट इंडिया में भी रिकॉग्नाइज नहीं है, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द हिस्टोरिकल कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, उनको भी फाइंड आउट करके उनका रिसर्च किया जाएगा। ठीक है, रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिसिमिनेशन ऑफ नॉलेज। Then it will offer masters and PhD courses in history of arts, conservation, museology, archival studies, all these things, epigraphy and numismatics. तो इन सारी चीजों में ये रिसर्च करेगा। एपिग्राफी क्या होता है, न्यूमिस्मैटिक्स, न्यूमिस्मैटिक्स मतलब होता है कॉइन रीडिंग। ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्टोलॉजी मतलब मैन्यूस्क्रिप्ट्स को रीड करना। पहले क्या होता था कि लोग पत्तों पे लिख करके चले जाते थे, पहले इतना तो एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, हम लोग लिखते हैं। अब आजकल तो हम लोग प्रिंट भी निकाल लेते हैं, लिख भी लेते हैं पेन से, उस समय नहीं होता था, तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स पे लिखते थे। ठीक है, उसके बारे में जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं उनको रीड करना, उनको फाइंड आउट करना, उसको डिसिमिनेट करना नॉलेज को। It would be a standalone institution of its type in the country and will have positive impact on higher education and research. Obviously, it will focus on masters and PhD courses. That's why it will have positive impact on higher education. This is very important. Next, we move on to Limited Liability Partnership Amendment Bill 2021. देखिए, सबसे पहले लिमिटेड LLP इसको बोलते हैं, LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। होता क्या है पहले आप ये समझ लीजिए। LLP 2008 के अंतर्गत जब भी हम कोई कंपनी खोलते हैं, इंडस्ट्री खोलते हैं, तो कई सारे पार्टनर्स अगर मिल करके खोलते हैं उस इंडस्ट्री को, तो एक तो ऑप्शन ये है कि वो पार्टनरशिप फॉर्म खोल सकते हैं, दूसरा वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के तहत कंपनी खोल सकते हैं। उसमें क्या होता है कि जो हर बंदा है उसमें, मान लीजिए 5 पर्सन्स ने मिलकर के खोला, तो हर बंदे की अपने इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग लायबिलिटी होगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा अगर कंपनी में कोई फ्रॉड हुआ तो पांचों की पांचों रिस्पॉन्सिबल होंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अलग अलग पर्सन की अलग अलग लायबिलिटी हो। अभी 2008 के बाद सबसे पहली बार 2021 में इसका अमेंडमेंट बिल आया है एंड हैज बीन पास्ड बाय बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। इनफैक्ट इसका मतलब ये हुआ है कि बस प्रेसिडेंट को इसको एसेंट देना है और ये एक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज अ पार्टनरशिप इन विच सम और ऑल पार्टनर्स हैव लिमिटेड लायबिलिटी एज आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। अंडर LLP पार्टनर्स लायबिलिटीज आर लिमिटेड टू द इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो जितना इन्वेस्टमेंट करता है उस हिसाब से उसकी लायबिलिटी होती है। अब ये फीचर्स ऑफ द बिल हम देख लेते हैं जो 2021 में अभी बिल पास हुआ है बाय बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। इसमें क्या है, सर्टेन ऑफेंसेस डीक्रिमिनलाइज्ड। क्या डीक्रिमिनलाइज हो रहा है, इट डीक्रिमिनलाइजेस प्रोविजंस एंड इंपोज अ मॉनेटरी पेनल्टी। मतलब आप देखिए, किसी को भी सजा देने के 2-3 तरीके होते हैं। या तो आप उसमें मॉनेटरी पेनाल्टी लगाएंगे, या आप उनको क्रिमिनल एक्ट के अंतर्गत अरेस्ट कर लेंगे, या उन पे कोई केस चलाएंगे, या कोई सिविल पेनाल्टी आप उन पे लगाएंगे। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने डीक्रिमिनलाइज कर दिया है, मतलब क्रिमिनल जो एक्ट थे, क्रिमिनल जो प्रोविजन थे उनको हटा करके मॉनेटरी पेनाल्टी लगाई है। मतलब उनको जेल नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ मॉनेटरी पेनाल्टी देना पड़ेगा पैसों के टर्म्स में। फर्स्ट है चेंजेस इन पार्टनर्स ऑफ द LLP, चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, filing of a statement of account and solvency, arrangement between an LLP, its creditor partners and reconstruction. इन केसेस में डीक्रिमिनलाइज कर दिया है लेकिन मॉनेटरी पेनाल्टी बढ़ा दिया है। ठीक है, चेंज ऑफ नेम ऑफ LLP, the bill empowers the central government to allot a new name to such an LLP instead of levying a fine. Punishment for fraud, उसी तरह से नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर्स ऑफ ट्राइब्यूनल, बिल हैज रिमूव्ड द ऑफेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद एन ऑर्डर ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। NCLT आपको पता होगा कि जब भी इंसॉल्वेंसी होती है या कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है तो NCLT जो है उसमें डिसीजन अपना देता है, नॉर्मल कोर्ट्स नहीं देती हैं। तो अगर NCLT के किसी डिसीजन को नहीं माना जाता है तो उसको नॉन कंप्लायंस माना जाता है और एक ऑफेंस माना जाता है, उसकी वजह से सजा दी जाती है LLP को। ठीक है,
लेकिन अब उन्होंने क्या किया है कि इसको ऑफेंस को हटा दिया है, दैट विल नॉट बी एन ऑफेंस। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, कई ऑफेंसेस को आपको जानने की जरूरत नहीं कौन से। कंपाउंडिंग ऑफेंसेस का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई क्राइम किया और तो कुछ क्राइम्स ऐसे होते हैं जिनको आप आपस में सुलझा सकते हैं। जैसे मान लीजिए जो विक्टिम है और जो परपिट्रेटर है, तो आप विक्टिम को जाकर के बोल सकते हैं कि भैया आप अपना केस वापस ले लो, ठीक है, मैं आपको ये देने को तैयार हूं, ठीक है। तो क्या होगा, वो विक्टिम जो होगा केस वापस ले सकता है। इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। लेकिन नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं कि विक्टिम चाहे भी तो केस अपना वापस नहीं ले सकता। समझ रहे हैं? तो कंपाउंडिंग ऑफेंसेस का मतलब क्या है कि कोर्ट में केसेस कम हो जाएंगे। तो यहाँ एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स के बारे में बात की, स्पेशल कोर्ट्स के बारे में बात की है, अपील्स टू अपीलेट ट्राइब्यूनल, स्मॉल एलएलपी के बारे में बात की है कि एलएलपीज एक जो था 25 लाख तक भी अब एलएलपी कह सकते हैं। तो इस तरह की चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। पहले बड़े बड़े एलएलपीज थे, अब छोटे छोटे एलएलपीज भी आएंगे, क्योंकि आपको पता होगा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज का आजकल बहुत ज्यादा जो है मोटिवेशन है गवर्नमेंट को कि उसको हमें आगे बढ़ाना है। स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, तो ये बहुत टेक्निकल टर्म्स हैं, आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि 2021 में अमेंडमेंट बिल आया है, इट इज पास बाय द बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। और कुछ इंपॉर्टेंट इसके जो है कंपाउंडिंग ऑफेंसेस हैं, देन स्मॉल एलएलपी है, देन नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर्स ऑफ ट्राइब्यूनल है, then certain offenses decriminalized and imposed a monetary penalty. So these things are very important. आगे चलते हैं। Parties to get 48 hours to publish candidates criminal records. आपको पहले भी पता होगा कि जब भी कोई पार्टी किसी कैंडिडेट को टिकट देती है तो उस कैंडिडेट को अपने क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स को लोगों को बताना होता है। लेकिन क्या होता था कि वो लोग बहुत ज्यादा देर टाइम लगाते थे ये सब सारी चीजें करने में। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जैसे ही आप किसी कैंडिडेट को जिसका क्रिमिनल एंटीसीडेंट, अगर आप उसको टिकट देते हैं तो विद इन 48 आवर्स आपको उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड पब्लिश करना होगा। इसका मतलब एक डेडलाइन दे दी, एक डेड टाइम दे दिया, ठीक है। उससे पहले जो मैं अभी बात कर रहा था 2018 में पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि जिनके क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हैं उनको, ऐसे कैंडिडेट्स के क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स को न्यूज़पेपर में और सोशल मीडिया में भी बताना होगा। सोशल मीडिया आपको आज की डेट में पता है बहुत स्ट्रांग है, और छोटे से गली कुच्चे कहीं पर भी अगर इंटरनेट है तो दिस इंफॉर्मेशन कैन रीच दे, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इनके क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स को आपको न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया में पब्लिसाइज करने का जरूरत है। अभी और स्ट्रिक्ट कर दिया उन्होंने, 48 आवर्स का भी टाइम दे दिया। आगे चलते हैं। नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी, अभी हमने थोड़ी देर पहले आयुर्वेदा के बारे में देखा था, अब हम होम्योपैथी देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष कितना स्ट्रांग हो रहा है आज की डेट में। अबाउट द नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी एक्ट 2020, तो अभी नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी एक्ट 2020 बनाया गया है। 5 जुलाई 2021 में एक्ट में आ गया, and it applies to whole of India. This is very important. It applies to whole of India, not the states or any particular state. इसने पहले नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथी हुआ करता था, उसको रिप्लेस करके नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी एक्ट 2020 बना दिया। तो यहां पर चेंज किया है उन्होंने, पहले काउंसिल बोलते थे उसको, अब कमीशन बोलेंगे। नेशनल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी को रिप्लेस करके नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथी। The act is having the provisions for having interface between homeopathy, Indian system of medicine and modern system of medicine. यही मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि हम लोग मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में तो काफी अच्छे से जानते हैं, एंड वी रिकॉग्नाइज दिस, बट व्हाट अबाउट होम्योपैथी एंड व्हाट अबाउट आयुर्वेदा। तो ये क्या कर रहा है नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी, ये इंटीग्रेट करेगा मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन मतलब एलोपैथिक मेडिसिन को और होम्योपैथी मेडिसिन को, ठीक है दोस्तों। It provides provision for the state government to take necessary measures to address various issues related to health, including promotion of public health. तो ऐसा नहीं कि ये एक ओवर पावरिंग एक्ट है, ये स्टेट्स को भी पावर देता है कि आप होम्योपैथी को कैसे बढ़ावा देना चाहते हैं, ये आप डिसाइड करें। एंड इट प्रोवाइड्स फॉर इंक्रीजिंग द पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड। नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथी के बारे में देखते हैं। अभी तक तो हमने एक्ट के बारे में देखा था, अब हम होम्योपैथी के बारे में देखेंगे। नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी, द कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, अ चेयरपर्सन, 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स एंड 19 पार्ट टाइम मेंबर्स। अब देख सकते हैं इट्स अ लार्ज कमीशन, इसमें चेयरपर्सन होगा, 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे, 19 पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे।
फंक्शंस ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी, फ्रेमिंग पॉलिसीज फॉर रेगुलेटिंग मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, तो जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में एजुकेशन दे रहे हैं उनको रेगुलेट करना, मेडिकल प्रोफेशनल्स उनको रेगुलेट करना, एंड असेसिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ हेल्थ केयर रिलेटेड ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना, मैन पावर बिल्ड करना, ड्रग्स को सर्टिफाई करना, ये सारे काम नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी करेगा। पोरस कार्बन नैनो पार्टिकल्स फ्रॉम वेस्ट अनियन ऑयल पील्स, अनियन पील्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहली चीज इसमें इंपॉर्टेंट ये कि अनियन पील्स मतलब प्याज के छिलकों में आपके कार्बन नैनो पार्टिकल्स पाए जाते हैं, पहली इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज का यूज क्या है, देखिए, यूजिंग पोरस कार्बन नैनो पार्टिकल फ्रॉम वेस्ट अनियन पील्स, a team of scientists have developed soft robotic actuators with enhanced photomechanical capacity। मैं आपको बताता हूँ फोटोमैकेनिकल क्या होता है। देखिए, जब भी कोई लाइट आती है, ठीक है, किसी चीज पे पड़ती है, तो लाइट बेसिकली क्या होती है, लाइट इज अ एनर्जी, ठीक है। कोई भी चीज इल्यूमिनेट हो रही है लाइट के थ्रू, क्या है, लाइट के अंदर एनर्जी है। उस एनर्जी को अगर हम अपने काम ला सकें, अगर हम यूज कर सकें, तो दैट बिकम्स वेरी 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 एफिशिएंट। तो यहाँ फोटो मैकेनिकल का मतलब क्या हुआ, फोटो, फोटो मतलब लाइट, लाइट एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। मैकेनिकल एनर्जी मतलब जैसे मोटर चला देना, ठीक है, इसको बोलते हैं मैकेनिकल। कार चला देना, रोबोट को पावर देना, ठीक है, ये मैकेनिकल चीजें। देखिए, इट कैन एक्ट एज एफिशिएंट ट्रैप फॉर इल्यूमिनेटिंग लो पावर इंफ्रारेड लाइट। जो लो पावर इंफ्रारेड लाइट होती है, लाइट का एक स्पेक्ट्रम होता है, तो लोअर एंड पे जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है उसको बोलते हैं हम लो पावर इंफ्रारेड रेज, ठीक है। तो इंफ्रारेड रेज को ये कैप्चर करता है, जो आपका पोरस कार्बन नैनो पार्टिकल्स है, और वो जैसे ही उसको कैप्चर करता है उसके बाद उसको कन्वर्ट कर देता है कंट्रोल्स इनटू मैकेनिकल मोशन। इट कन्वर्ट्स दैट एनर्जी इनटू मैकेनिकल मोशन, ठीक है। अब ये मैकेनिकल मोशन जो है कहाँ कहाँ यूज होता है, बायो इंजीनियरिंग एप्लीकेशन, जैसे ड्रग डिलीवरी, वेरिएबल एंड असिस्टिव डिवाइसेस, प्रोसेसेस एंड इवन आर्टिफिशियल ऑर्गन्स। यहाँ पर ये चीज यूज की जा सकती है इन एप्लीकेशंस में। ड्रग डिलीवरी, वेरिएबल एंड असिस्टिव डिवाइसेस, प्रोसेसेस, ये क्या होते हैं, बेसिकली मैकेनिकल डिवाइस। तो उनको एनर्जी कहाँ से मिलेगी, कार्बन नैनो पार्टिकल से। कार्बन नैनो पार्टिकल को कहाँ से एनर्जी मिलेगी, वो मिलेगी लो पावर नियर इंफ्रारेड रेज से, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। Marburg virus. These viruses are very important because coronavirus, you all know, has become a very important virus for us. So Marburg virus disease was formerly known as Marburg hemorrhagic fever. ठीक है, is a highly virulent disease. Very important, highly virulent. तो वायरस है भाई, आपको एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है कि ये डिजीज किस वजह से होती है, वायरस से होती है, प्रोटोजोआ से होती है, बैक्टीरिया से होती है। तो दिस डिजीज इज फ्रॉम द वायरस। फर्टिलिटी रेशियो अप टू 88%, मतलब जितने लोगों को हो जाती है उसमें 88% जो है डेथ हो जाती है उन लोगों की। इट इज इन द सेम फैमिली एज द वायरस दैट कॉजेज इबोला। वेरी इंपॉर्टेंट, इबोला जो वायरस इबोला जो कॉज करता है, उसी फैमिली को वायरस बिलोंग करता है, ठीक है। टू लार्ज आउटब्रेक्स दैट अकर्ड साइमल्टेनियसली इन मार्बर्ग एंड फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी। तो आप देख सकते हैं मार्बर्ग जो है जगह है एक जर्मनी में, उसके नाम पे इस वायरस को रखा गया। और बेलग्राड सर्बिया में 1967 में इसका काफी आतंक था, ठीक है दोस्तों। The outbreak was associated with laboratory work using African green monkeys imported from Uganda। तो जैसे अभी हम लोग कोरोना वायरस के बारे में बात कर रहे हैं कि वो वुहान की एक लेबोरेटरी में बना, ठीक है, वैसे ही ये वायरस भी कहा जाता है कि लेबोरेटरी वर्क के दौरान बना। कहां पर, युगांडा में अफ्रीकन ग्रीन मॉन्की को इंपोर्ट किया गया था, उस पर कुछ वर्क चल रहा था लेबोरेटरी में, उसकी वजह से वायरस जनरेट हुआ। ट्रांसमिशन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट दिस फैक्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। रोसेटिव एजिप्टियसिस थोड़ा मुश्किल है, इतना आपको याद नहीं रखना है। फ्रूट बैट्स ऑफ द टेरोडोपोडेडी फैमिली, ये भी आपको याद नहीं रखना है, आपको बस ये याद रखना है, इट इज फ्रूट बैट्स, ओके। इट इज ट्रांसमिटेड टू पीपल फ्रॉम फ्रूट बैट्स, ये याद रखना आपको कि ये फ्रूट बैट्स के थ्रू पीपल में ट्रांसमिट होता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी इसमें होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी कोरोना वायरस इज सो डेडली, व्हाई इट इज सो डेडली, बिकॉज इट ट्रांसमिट फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन। Once an individual infected with virus, Marburg can spread through human to human transmission via direct contact with the blood, secretions, organs or other bodily fluids of the infected people। तो कोरोना जैसा ही है ये, कि इसमें ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होगा और ब्लड, सीक्रेशंस या बॉडीली फ्लूइड के थ्रू हो सकता है, ठीक है।
देयर इज नो वैक्सीन, देयर इज नो वैक्सीन, इसका कोई वैक्सीन नहीं है। इसका ट्रीट करने का तरीका क्या है? रिहाइड्रेशन, सपोर्टिव केयर, रिहाइड्रेशन विद ओरल और इंट्रावीनस फ्लूइड्स। जैसे आपका डेंगू का है, डेंगू में क्या करते हैं, अगर किसी को डेंगू हो जाता है उसको ज्यादा ज्यादा नारियल पानी या इस तरह के फ्लूइड्स दिए जाते हैं। इस डेंगू का भी कोई इलाज नहीं, उसी तरीके से इसमें भी मार्गर वायरस का भी कोई इलाज नहीं है और इसको डेंगू की तरह ही हम ट्रीट करते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। अल मोहिद अल हिंदी एंड सऊदी अरेबियन नेवल एक्सरसाइज। तो आपको याद रखना है कि अल मोहिद अल हिंदी ये किसके किसके बीच में नेवल एक्सरसाइज है? इंडिया और सऊदी अरेबिया। ठीक है दोस्तों, ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं कि ये वाला नाम दे देंगे आपको और पूछेंगे कि ये किस इन दो कंट्रीज के बीच में नेवल एक्सरसाइज। ठीक है, अब ये सबसे पहली बार हो रही, मेडन मतलब सबसे पहली बार, फर्स्ट टाइम। इतना ही आपको याद रखना है प्रीलिम्स के पॉइंट। आगे चलते हैं। ई रूपी एंड गवर्नेंस। तो देखिए, आप लोगों ने रुपए डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड तो सुना ही होगा, उसके साथ साथ ई रूपी भी है। ई रूपी क्या है? इट वॉज लॉन्च बाय पीएम मोदी। इट्स अ डिजिटल प्रीपेड पर्पस पर्सन स्पेसिफिक पेमेंट यूटिलिटी। पेमेंट यूटिलिटी। तो सबसे पहले याद रखना है इट इज रिलेटेड टू मनी। अब क्या होता है? इट इज अ बेसिकली अ डिजिटल वाउचर। वाउचर आप सभी को पता होगा क्या होता है। जब भी आप जैसे अमेजोन पे या कहीं पर सामान खरीदते हैं, आपको एक वाउचर मिलता है। वाउचर का मतलब ये होता है कि कुछ स्पेसिफाइड जगह पर आप उस वाउचर को यूज कर सकते हैं, कुछ स्पेसिफाइड जगह पे। जैसे मान लीजिए आपको कपड़े खरीदने, तो आप उस वाउचर को इस्तेमाल कर सकते हैं, और जैसे ही आप उस वाउचर को इस्तेमाल करेंगे तो आपकी कॉस्ट कुछ कट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये होता है वाउचर का कॉन्सेप्ट। तो अब ई रूपी में क्या होगा कि वाउचर आपके फोन पे कैसे आएगा? या तो फॉर्म ऑफ एसएमएस या क्यूआर कोड। तो इट्स अ प्रीपेड वाउचर। प्रीपेड वाउचर है, मतलब पहले आप पैसा दे देंगे और वाउचर आपको बाद में आ जाएगा। एंड यू कैन रिडीम इट एट एनी सेंटर। कोई भी सेंटर पे जाके आपको उसको रिडीम कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको वहां कैश में पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, ना आपको डिजिटल वॉलेट में पे करने की जरूरत है। आप प्रीपेड, जैसे डेली मेट्रो का कार्ड है, आप क्या करते हैं? प्रीपेड कर देते हैं, आपको कार्ड मिल जाता है। तो यहाँ कार्ड की जगह आपको वाउचर मिल रहा है। वाउचर मतलब डिजिटल कार्ड मिल रहा है, एंड यू कैन यूज दिस कार्ड फॉर अवेलिंग दी सर्विसेज। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू सॉवरेन राइट टू टैक्सेशन। व्हाट इज सॉवरेन राइट टू टैक्सेशन? सॉवरेन राइट टू टैक्सेशन का मतलब ये होता है कि हर कंट्री को अपनी बाउंड्रीज के अंदर इस पे कैसे टैक्सेशन करना है, कितना रेट लगाना है, ये पावर होती है। ठीक है, जो दूसरे ज्यूरिसडिक्शन में नहीं, लेकिन अपने ज्यूरिसडिक्शन के अंदर। तो आपको पता होगा रेट्रोस्पेक्टिव जो टैक्सेशन चल रहा था, जो केन इंडिया पे चल रहा था, ठीक है, वोडाफोन पे हुआ था, उसकी वजह से काफी इंडिया का ये हो रहा था कि देयर इज नो पॉलिसी सर्टेनिटी इन इंडिया। कभी भी कुछ भी हो सकता है 10 20 25 साल पुराना केस खोल दे इंडिया वाले। तो उस चीज को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड द टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021 इन लोकसभा, which seeks to withdraw tax demands made using 2012 retrospective legislation। तो 2012 में जो retrospective legislation आया था, उस चीज को काउंटर करने के लिए ये नया लॉ पास किया जा रहा है। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पीछे जाकर के किसी टैक्सेशन लॉ को चेंज करना। ठीक है, आगे चलते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जीएम सोया मील इंपोर्ट। देखिए, यूनियन गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू अलाउ द इंपोर्ट ऑफ क्रश्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन। तो आपको याद होना चाहिए कि गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया जीएम सोयाबीन को इंपोर्ट करने के लिए, ना कि डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करने के लिए। आपको कंफ्यूज करने के लिए प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये कहां यूज होता है? इट्स अ मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ पोल्ट्री फीड। मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ पोल्ट्री फीड। ठीक है, अब कुछ फैक्ट देख लेते हैं अबाउट सोया मील एंड जीएम वेरिएंट। सोया मील क्या होता है? इट इज लेफ्ट ओवर आफ्टर ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बीन। सोयाबीन होता है, उसमें ऑयल होता है। जब हम ऑयल निकाल लेते हैं, जो बचता है उसको हम बोलते हैं सोया मील। ठीक है, और ये कहां यूज होता है? पोल्ट्री फीड में। इट कॉन्स्टिट्यूट 25% ऑफ द पोल्ट्री फीड एंड मेज कॉन्स्टिट्यूट 60%। इसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज द स्टेटस ऑफ जीएम सोया सीड्स इन इंडिया। इंडिया अलाउज द इंपोर्ट ऑफ जीएम सोयाबीन एंड कनोला ऑयल। तो यहां पर सोयाबीन अलाउ करता है इंडिया, इसका इंपोर्ट अलाउ करता है जीएम सोयाबीन का और कनोला ऑयल का। लेकिन इंपोर्ट ऑफ जीएम सोयाबीन सीड्स, देखिए ध्यान दीजिएगा, सीड्स सीड्स अलाउ नहीं है। आप मतलब प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन सीड्स को इंपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, और अब इन्होंने सोए मील को भी इंपोर्ट करने का अलाउ कर दिया है। तो दे आर अलाउइंग द इंपोर्ट्स ऑफ वेरियस थिंग्स, बट दे आर नॉट अलाउइंग द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ दीज थिंग्स, ऑफ दीज जीएम क्रॉप्स। तभी तो उन्होंने सीड को अलाउ नहीं किया। ठीक है,
आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा एंड थैंक यू सो मच।